हेलो फ्रेंड्स। हम लोग इस लेसन में हम लोग लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करेंगे, जो कि सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में उसके कक्ष में स्थापित करने के लिए जो व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्च व्हीकल, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में बात करेंगे। इसमें हम लोग शुरुआती में देखें तो SLV-3 ये शुरुआती लॉन्च व्हीकल है, जिसमें कि पहले भी हम लोग बात किए हैं कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। SLV-3 शुरुआती दौर का लॉन्चिंग व्हीकल है, और इसमें जो प्रोपल्सन के रूप में, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था वो है सॉलिड। और इसका जो ऑर्बिट होता था, जो कक्षा होता था, वो होता था लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। दूसरा देखें ASLV, इसी का एक एडवांस फॉर्म में देखेंगे तो इसमें इसका भी ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट है, और इसका जो लिफ्ट ऑफ वेट जो है, वेट इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, और प्रोपल्सन इसमें भी सादा का सादा सॉलिड था। PSLV की बात करें तो PSLV जो है उसके तुलना में और थोड़ा डेवलप हुआ। इसमें प्रोपल्सन यहाँ फ्यूल के रूप में सॉलिड और लिक्विड दोनों को इसमें इस्तेमाल किया गया। और ये सन सिंक्रोनस रहा, पोलर सैटेलाइट है, मतलब इसका पोलर ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट में इसको स्थापित करता है PSLV व्हीकल। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 13,000 किलोग्राम तक ये ट्रांसफर का इसका क्षमता था। GSLV की बात करें तो PSLV से ज़्यादा पावरफुल है GSLV। GSLV का देखेंगे तो इसका हाइट जो है 49 मीटर है, और इसका जो वेट उठाने का क्षमता है वो 414 टन है। तो प्रोपल्सन जो है इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, इसमें तीनों इस्तेमाल होता है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक कहते हैं वैसा फ्यूल जो कि एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, एकदम जीरो टेम्परेचर से भी नीचे होता है, उसको कहते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल। इसका जो कैपेसिटी है वो है 2200 kg तक उठा सकता है, और इसका ऑर्बिट जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है। अगला देखें तो GSLV MK3, यहाँ पे Mark 2 और Mark 3 की बात की जाती है। MK तो उसी का मतलब अगला स्टेज है, Mark 1, Mark 2, Mark 3। तो अभी Mark 3 की बात करें, जो अभी के समय का जो सेटेलाइट है वो है, इसमें प्रोपल्सन के रूप में सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, ये तीनों इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। 4,000 kg तक का इसका अब क्षमता बढ़ गया है। ये आपको इसरो के वेबसाइट पे मिल जाएगा, और इसका जो ऑर्बिट है वो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये हो गया लॉन्च ऑर्बिट, और भी हम लोग लॉन्च व्हीकल और हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तो लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें तो सबसे पहला इंडियन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो एक्सपेरिमेंट किया गया था लॉन्च व्हीकल के रूप में, वो था SLV-3, और इसको डेवलप किया गया था 1980 में। उसके बाद में आया ASLV, जिसको कहते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड वर्जन था, और इसको 1992 में लॉन्च किया गया। तो ASLV जो है उससे अपग्रेडेड वर्जन हुआ। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस किया व्हीकल टेक्नोलॉजी में, और व्हीकल टेक्नोलॉजी में नए नए टेक्नोलॉजी पे इस पर काफ़ी रिसर्च किया, और अभी जो है टेक्नोलॉजी के मामले में सेल्फ रिलायंस हो गया। अब इसका व्हीकल टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया खुद पे निर्भर है, अब किसी और देश पे निर्भर नहीं है। उसके बाद में इन्होंने PSLV सैटेलाइट लॉन्च किया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद में फिर आया GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 की बात करें तो ये 4 स्टेज रॉकेट इंजन था, और सभी स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट यानी सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता था। इसका इसका कैपेसिटी था 17 टन का, इसका वजन उठाने का था। ASLV की बात करें, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये 5 स्टेज का था, और इसमें भी सारे स्टेजेज में जो है सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता था। और SLV-3 और ASLV ये दोनों जो है लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाता था। तीसरा देखें वो PSLV जो है 4 स्टेज में है। और PSLV की बात करें तो PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसका 4 स्टेज है, और 4 स्टेज में इसका सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह का फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल यूज करता है, लेकिन दोनों जो है अल्टरनेटिवली करता है। मतलब पहला स्टेज में सॉलिड, सेकंड स्टेज में लिक्विड, फिर थर्ड स्टेज में सॉलिड और फोर्थ स्टेज में लिक्विड। इस तरह से PSLV का 4 स्टेज है, जो कि सॉलिड और लिक्विड दोनों का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं GSLV जो कि अभी तक का माना जाता है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, और ये 49 मीटर ये टॉल है, लंबा है, और ये 3 स्टेज में काम करता है। पहला स्टेज जो है उसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा स्टेज जो है वहाँ पे लिक्विड प्रोपेलेंट इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरा जो है यहाँ पे क्रायोजेनिक को इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक का मतलब हो जाता है लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर। इस ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्रायोजेनिक स्टेज की बात करेंगे तो इसमें लिक्विड हाइड्रोजन जो है फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, और लिक्विड ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जो है, फ्यूल जो है, फ्यूल या ऑक्सीडाइजर जो है, एक गैस को लिक्विफाई किया जाता है और इसको स्टोर किया जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर में। तो क्रायोजेनिक का मतलब यही होता है बहुत ही लो टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम लोग जो कि 2 व्हीकल बात कर लिए, PSLV और GSLV, दोनों का हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं।
पीएसएलवी क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहली बार लॉन्च किया गया था 1993 में, और इसका कैरी करने का क्षमता है 1425 किलोग्राम सैटेलाइट। और ये जो है 1700, अभी जो इसका कैपेसिटी जो 1750 किलोग्राम तक ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसको एस्टेब्लिश कर सकता है। और इसको जो लॉन्च किया जाता है वो आईआरएस के लॉन्च करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आईआरएस मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इस सारे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए पीएसएलवी का इस्तेमाल किया जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको चंद्रायन और मार्स मिशन के लिए भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये 4 स्टेज में प्रोपेलेंट है, सॉलिड, लिक्विड, ये जो है अल्टरनेटिवली काम करता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी किए हैं बात। अब आता है जीएसएलवी। जीएसएलवी क्या है? ये पहली बार इसको लॉन्च किया था 2001 में, और इसका अभी क्षमता 2500 किलोग्राम था। अभी इसको बढ़ाकर 5000 किलोग्राम लो अर्थ ऑर्बिट में इसका कैपेसिटी बढ़ गया है। और इसको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, मतलब इनसेट को इस्टेब्लिश करने के लिए जीएसएलवी को इस्तेमाल किया जाता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का। और इसका जो नेक्स्ट वर्जन हो गया, जिसमें हम लोग देखें MK1, MK2, MK3, तो यहाँ मार्क 1, 2, 3 हो गया। 3 स्टेज में काम करता है जीएसएलवी। पहला स्टेज में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करता है, सॉलिड प्रोपेलेंट होता है। सेकंड में लिक्विड प्रोपेलेंट होता है, और थर्ड में क्रायोजेनिक प्रोपल्सन होता है। ये तीनों ऑर्डर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस हो गया जीएसएलवी पीएसएलवी। अगर डिफरेंस पूछता है एग्जाम में तो आप ये 3-4 पॉइंट को गिना देंगे, तो इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन इनसेट का और आईआरएस का, यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण आता है। इनसेट को सबसे पहले समझते हैं। तो इनसेट जो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो है वो जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सबसे बड़ा एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में है, और इसको 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आता है। तो इसके अंदर इनसेट सैटेलाइट की बात करें तो 200 से ज़्यादा ट्रांसपोंडर्स है, जो कि सी बैंड और कू बैंड में है, और इसके द्वारा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड करता है वो जानते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस उसमें इस्तेमाल किया जाता है। टेलीविजन में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जो होता है उसमें इस्तेमाल होता है। सैटेलाइट न्यूज में इस्तेमाल होता है, और भी कई एप्लीकेशन है। वेदर फोरकास्टिंग में, मौसम को पता लगाने में होता है। डिजास्टर वार्निंग में, और रिस्क ऑपरेशन में, सर्च एंड रिस्को, किसी एरिया में कुछ एक्टिविटी होता है उसको पता लगाना और वहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं उसको निकालने के लिए भी इसको इनसेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसको हम कुछ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एडुसेट सैटेलाइट है, एडुसेट प्रोग्राम है, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया जीएसएलवी के द्वारा, जो कि दूर दराज के एरिया में एजुकेशन पहुंचाया जा सके, और एक ऑडियो विजुअल माध्यम के द्वारा, यानी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हुए उस एरिया तक क्लासरूम, इंटरैक्टिव क्लासरूम जो है पहुंचाया जा सके। दूसरा हो गया एजुकेशनल टीवी सर्विसेज, मतलब इनसेट जो है यूज कर रहा है कि एजुकेशनल टीवी जो है प्रोवाइड किया जाए, खासकर प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उसके। तीसरा है टेलीमेडिसिन, दूर दराज के एरिया में अगर नहीं वहाँ पे मेडिसिन नहीं पहुँच रहा तो आप इस सैटेलाइट की हेल्प से उस एरिया में मेडिसिन पहुँचा सकता है। उस एरिया में कुछ अगर प्रॉब्लम्स होते हैं मेडिसिन से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, तो उसको हेल्प किया सकता है। मतलब टेलीमेडिसिन फैसिलिटी जो है रिमोट एरिया को, हॉस्पिटल को, रिमोट एरिया का मतलब उस एरिया के हॉस्पिटल्स को कनेक्ट करता है, हेल्थ सेंटर को आपस में जोड़ता है, और उसकी वजह से अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही तो दूसरे सेंटर से वो हेल्प ले सकता है। तो इनसे सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन जो है अभी एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन गया है। तो टेलीविजन कवरेज जो है इंडिया में बढ़ती जा रहा है, और इसमें 100% एरिया, सैटेलाइट टेलीविजन जो है 100% एरिया और 100% पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। ठीक है। और अभी जो है जितना भी सैटेलाइट टीवी चैनल्स है वो सब जितना भी ऑल ऑफ द सैटेलाइट टीवी चैनल्स आर डिजिटलाइज, जितने भी टीवी चैनल है सैटेलाइट टीवी चैनल सब डिजिटलाइज हो गए हैं। पांचवा में देखेंगे सैटेलाइट एडेड रिसर्च एंड रिस्क, मतलब इंडिया चूंकि कॉस्पस का मेंबर है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉस्पस प्रोग्राम उसका मेंबर है, और इंडिया जो है अपने आसपास के एरियाज में वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे सर्च और रिस्क्यू अपना ऑपरेशन को बढ़ा रहा है, अपने काम को बढ़ा। सर्च रिस्क्यू का मतलब वहाँ पे किसी एरिया में अगर कुछ समस्या आता है, किसी प्रकार का डिस्ट्रेस है, टेंशन है, तो उस एरिया को पता लगा सकता है और वहाँ की समस्याओं को जान सकता है। मतलब सर्च भी कर सकता है और उसके साथ साथ रिस्क्यू भी कर सकता है, मतलब उस समस्या से बाहर भी निकाल सकता है। इंडिया जो है इसके लिए लोकल यूजर टर्मिनल्स का इस्तेमाल करता है। अब इंडिया में 2 लोकल यूजर टर्मिनल्स है, एक है लखनऊ में, अब एक है बेंगलोर में। लोकल यूजर टर्मिनल्स जो है एक
एरिया को कवर करता है, खासकर इंडियन ओशन के एरिया को कवर करता है, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ये सब एरिया में आ जाता है। ये सब एरिया जो है वहाँ पे करता है। और जो हेल्प जिसमें इसमें पार्टिसिपेट एजेंसी है जो इसमें हेल्प करता है वो है कोस्ट गार्ड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग सर्विसेज। तो सैटेलाइट एडेड रिसर्च एंड रिस्क्यू, आप इतना टर्म को याद रखिए कि इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है इनसेट का। उसके बाद में आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम में कैसे, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है डीएमएस सिस्टम के द्वारा। डीएमएस क्या हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। इसके द्वारा जो है अगर कहीं कुछ डिजास्टर आता है तो उसमें हेल्प करता है, उस एरिया का पता लगा सकता है कि कितना खतरा है, कितना डैमेज हुआ। उसके बाद में उसके अनुसार नेचुरल डिजास्टर को और भी पता लग, पहले भी एक इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर और सॉइल को पता लगाने के लिए, मतलब कितना कितना फसल है, कितना फसल नष्ट हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को पता लगा सकते। तो एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल है। एग्रीकल्चर में भी आप इसको अगर अगर पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो आप इसमें कई क्वेश्चन को, कई पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि उसको सॉइल को देखने के लिए, उसका कितना नष्ट हुआ सॉइल, उसका क्रॉप में कितना प्रोडक्शन होने का चांस है, इस सारी चीज़ को मैपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हो गया बायो रिसर्च और इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट के लिए क्या है, कौन सा एरिया में इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ का कोस्टल एरिया कैसा है, वहाँ का ग्लेशियर कैसा है, प्लांट कौन से हैं, तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए भी किया जाता है। फॉरेस्ट एरिया कितना है, कार्टोग्राफी में मतलब लैंडमार्क्स को स्टडी करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और पता लगाया जाता है टोपोग्राफी की, इस कैसा इस एरिया की बनावट है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जियोलॉजी और मिनरल्स को पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज होता है उसको भी पता लगाने के लिए किया जाता है कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसको भी पता लगा सकता है। समुद्री विज्ञान में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि मौसम विज्ञान में खासकर, और किस प्रकार का खासकर क्षेत्रीय मौसम है उसको पता लगाने में। टाइड्स आता है जो समुद्र में, उसको फोरकास्ट करने के लिए, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। रूरल डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है कि वेस्ट लैंड एरिया जो है उसको कैसे उसको इस्तेमाल किया जाए, ड्रिंकिंग वाटर को कैसे मैनेज किया जाए, लैंड रिकॉर्ड को यूटिलाइज किया जाए, और फिर वाटर शेड मैनेजमेंट डेवलप किया, तो इन सारी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। शहरी में भी इस्तेमाल होता है कि शहर को किस प्रकार डेवलप किया जाए, तो बड़े बड़े सिटीज़ को पता लगाने के लिए, उसका मास्टर स्ट्रक्चर प्लान बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे शहरी इन्फॉर्मेशन होता है, सिटीज़ को कैसे डेवलप किया जाए, तो उन सारी चीज़ों में भी इसको इस्तेमाल होता है। वाटर रिसोर्स में पता लगाने के लिए कि कितना रिजर्वायर, कितना किस एरिया में कितना ज़्यादा पानी है, सिंचाई के लिए कितना पानी उपलब्ध है, इन सारी चीज़ों के लिए भी पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल रिसोर्स को भी पता लगाने के लिए, उसको सेंसस करने के लिए, उसको देखने के लिए कितना हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें इस्तेमाल होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है उस एरिया को पता लगाने में कि कहाँ पे डिजास्टर है, उसको कैसे वहाँ पे काम किया जाए। फ्लड, साइक्लोन, इन सारे एरिया में ऑपरेशन चलाने में मदद करता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम में भी काफ़ी हेल्प करता है कि अगर कुछ घटना साइक्लोन आने वाली तो उसके पहले पता लगाने में, तो हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी करता है। इनसेट भी इंफॉर्मेशन देता है और आईआरएस भी। क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ में देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी हेल्प करता है, क्लाइमेट किस प्रकार का चेंज हो रहा है उसके स्टडीज़ में भी हेल्प करता है। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं इसरो का अचीवमेंट, किस प्रकार का इसरो जो है अचीव किया अभी तक। तो सबसे पहला देखेंगे तो 104 सैटेलाइट जो है एक बार में लॉन्च किया गया। ये 15 फरवरी 2017 को किया गया था। एक हिस्टोरिकली माना जाता है, और माना जाता है कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे एक अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि 104 सैटेलाइट एक सिंगल फ्लाइट में भेजा गया था। और उसके लिए इस्तेमाल किया गया था PSLV C37। साउथ एशिया सैटेलाइट की बात करें तो GSAT-9 इसको लॉन्च किया गया। 2230 kg सैटेलाइट है, उसका सैटेलाइट है, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा गया। GSLV Mark 2 इसको थ्रू भेजा गया, और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको इस्टेब्लिश किया गया, स्थापना किया गया। फिर है कि इसरो फैट बॉय लॉन्च किया, जो कि 140 टन का एक GSLV MK3 Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया गया सैटेलाइट। ठीक है, उसके बाद में सैटेलाइट 31 सैटेलाइट जो है सिंगल फ्लाइट में फिर इस्तेमाल किया गया, फिर इसको लॉन्च किया गया जून में। और फिर चंद्रयान 2 मिशन है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। 11 अक्टूबर 2018 को इसको किया गया था, लेकिन अभी जो पेंडिंग में चला गया था और इस वजह से सक्सेसफुली नहीं हो पाया था। और इसको जो है अगला मून मिशन जो है ये जनवरी 2019 में इसको टारगेट रखा गया है। फिर है GSAT सेकंड मिशन देखें, रिसैट 1A मिशन देखें। रिसैट हो गया रडार इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम, उसको कहते हैं रिसैट।
तो उसमें भी है। GSAT-7 है जो कि एक एडवांस मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अभी आप देखेंगे तो 24 जनवरी 2019 को माइक्रोसैट आज एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, और ये बेसिकली मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसरो जो है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जो है नहीं दिया है। इसके लिए जो व्हीकल इस्तेमाल किया गया है PSLV किया गया है, PSLV C-44, और ये पहला लॉन्च होगा कंट्री का जो कि 2019 का होगा। तो इन सारे इन्फॉर्मेशंस के सहारे आप एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछता है स्पेस टेक्नोलॉजी, तो आप उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।